गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार आप सभी का फिलो फॉर्म पे स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त एवं अच्छे हो और अपनी पढ़ाई मस्त कर रहे हो। सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही। क्लास ज्वाइन कीजिए एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ज्वाइन कीजिए, फिर बताइए वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है, फिर कमेंट करके बताएं। अगर क्लियर है तो अपन आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है वॉइस? ठीक है, फिर अपन क्लास स्टार्ट करें। आ जाओ सभी, एक बार लाइव आ जाओ क्लास में। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? तो कल की क्लास में अपन ने क्या है कि कमेटी वगैरह पढ़ी थी। बहुत सारी कमेटी थी, वो कल की क्लास में अपन कवर नहीं कर पाए थे। तो अपने आज कुछ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कमेटी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। कल अपन न्यू टॉपिक अपना नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में अगर थोड़ी बहुत कमेटियाँ बाकी रह गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि अपन को नेक्स्ट यूनिट में मूव करना चाहिए। एक बार अपना क्या है कि पूरा का पूरा यूनिट कवर हो जाए ना, उसके बाद करेंगे। अगर बाय द वे मैं जैसे ये आज की क्लास में रख देता तो वो फिर गायब ही हो जाती, मतलब कि ठंडे बस्ते में चली जाती, तो फिर वो क्लास वापस से मोमेंटम नहीं बनता, तो वापस क्लास अपन नहीं ले पाते। अगर आपकी आज ही क्लास अगर ये 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अगर नेक्स्ट यूनिट करेंगे तो आप भी ऐसे लगेगा सर 3 यूनिट कंप्लीट हो गई, मतलब 1 यूनिट का अपने वो कोई सा भी टॉपिक अपन बाकी नहीं रखेंगे। तो कल की क्लास में अपन ने बहुत सारी कमेटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मतलब कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है इसका, जिसमें अपन मैक्सिमम अपन को क्या नाम पहले सबसे पहले तो अपन को नेम याद रखना था कि इस कमेटी के प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद में इस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, और इस कमेटी का मेन किस पर रिफॉर्म लेके आई है, या इस कमेटी किस फील्ड में वर्क देख रही है। और उसके बाद में अपने ये देखा कि कंपनी का अपन को ईयर ध्यान होना चाहिए, कौन सी ईयर में ये आई थी और इसमें कौन से ईयर में इन्होंने काम वगैरह करना स्टार्ट किया था, तो ये अपन को पता होना चाहिए। तो जिसमें अपन नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट कवर कर ली थी। और नरसिम्हन कमेटी क्या है, 2 कमेटी आई थी। एक फर्स्ट कमेटी आई थी 1991 में आई थी, और जो सेकंड कमेटी आई थी वो कब आई थी, 1998 में आई थी। इन दोनों कमेटी को आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कमेटी कब आई, कौन सी कमेटी सेकंड कब आई, और इन दोनों में क्या ज़्यादातर अंतर है। तो अपन सेकंड कमेटी से आज स्टार्ट करेंगे। आज अपनी क्लास वैसे ज़्यादा लॉन्ग रहेगी नहीं, क्योंकि कमेटी वगैरह के बारे में थोड़ी कमेटी बाकी है, तो फिर वो अपन कवर करके नेक्स्ट यूनिट अपनी नई स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नरसिम्हन कमेटी सेकंड, इसको अपन सेकंड भी ऐसे लिख सकते हैं। 1998 में सरकार ने श्री नरसिम्हन कमेटी की अध्यक्षता में एक और समिति की नियुक्ति की थी। मतलब ये एक सरकार ने पहले एक कमेटी बनाती है। ये होता है कि पहले एक कमेटी बनाती है, फिर उनको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या है इस पूरे फील्ड के बारे में अच्छे से पूरा रिसर्च करके फिर हमारे को रिपोर्ट सौंपनी है या फिर रिपोर्ट पेश करनी है, जिसमें क्या हम उनको हमारे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो कंपनी ने सरकार ने कब बनाई थी कमेटी, 1958 में कमेटी बनाई थी। किसकी अध्यक्षता में बनाई थी, नरसिम्हन सिंह की कमेटी की अध्यक्षता में बनाई थी। तो इसलिए इस कमेटी का नाम नरसिम्हन कमेटी बन गया, और इसे बैंकिंग क्षेत्र समिति के नाम से जाना जाता। मतलब ये है कि ये बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म लेके आई थी। जैसे अलग अलग कंपनी कल जैसे कमेटी थी, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, कोई इंश्योरेंस सेक्टर में है, कोई लाइसेंसिंग प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो तो अपने इंडिया में बहुत सी ऐसी है कि जिसमें ओनली फॉर मोनोपोली सरकार के पास होती है। जैसे ये परमाणु बम वगैरह बनाते हैं ना, इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें सरकार के पास 100% शेयर रहता है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस मतलब जैसे बम वगैरह बनाना होता है तो मतलब ये लीक वगैरह नहीं हो जाए, तो ये एक मोनोपोली सरकार के पास रहती है। तो इस प्रकार बहुत सी कमेटी आई थी, लेकिन ये नरसिम्हन कमेटी किससे जुड़ी हुई थी, फर्स्ट और सेकंड दोनों बैंक से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए इसे बैंकिंग सुधार प्रगति की समीक्षा करने और भारत की वित्तीय प्रणाली को
और मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया था। मतलब जैसे बैंकिंग सिस्टम होता है ना, कि जैसे एक बैंक छोटी, कुछ बड़ी बैंक होती हैं, कुछ छोटी बैंक होती हैं, जैसे एक आरबीआई होता है, वो एक पूरा बैंकों का बैंक है, उसे सरकार का बैंक भी कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे एक कमर्शियल बैंक देख सकते हैं, वो बहुत छोटी छोटी बैंकें होती है, जिसमें कुछ बैंकें तो बहुत बड़ी होती है, कुछ बहुत छोटी होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वगैरह में लोन प्रोवाइड करवाती हैं। तो उनमें ये कहा गया है कि जो छोटी छोटी बैंकें होती है ना, वो तो क्या है कि लोन प्रोवाइड करती है लोगों को, अगर वापस से लोग लोन प्रोवाइड नहीं देते या फिर लोन वापस रीपे नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे उनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो बैंकें घाटे में चली जाती हैं, फिर वो अपने को मेंटेन नहीं कर पाती है, या फिर वो बैंकिंग जो कार्यप्रणाली वो उनको बंद करना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने कमेटी ने बनाया कि इन बैंकों के लिए एनपीए को कम से कम कैसे कलेक्ट किया, कम से कम कैसे किया जाए एनपीए को, और इनमें क्या रूल एंड रेगुलेशन लेके आए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंकें होती है ना, उनका भी मतलब कार्य अच्छे से चल पाए। अब ऐसा क्यों है कि ग्रामीण बैंकें होती वो हमेशा लॉस में रहती, क्योंकि ग्रामीण बैंक में ग्रामीण क्षेत्रों में अपन देखें तो ज़्यादातर फार्मर वगैरह वो भी लोन ले पाएंगे। उनमें क्या होता है कि जैसे एक फसल बोने से पहले, फसल बोने के मतलब फसल के टाइम और काटने के बाद में भी उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार मान लो अकाल आ जाए, कुछ ऐसी बारिश ज़्यादा कम वगैरह बाढ़ आ जाए, तो उनकी फसल वगैरह ख़राब हो जाती है, तो वापस से वो लोन पे नहीं कर पाते हैं। तो लोन रिकवर कैसे करें, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि अपन अगर फसल ख़राब हो गई तो मतलब उनमें ये रहता है कि लोन वापस टाइमली पे करने की पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, बहुत कम होती है। तो इसलिए मतलब बैंकों ने, इन सरकार ने नरसिम्हन कमेटी को इनके बारे में ध्यान रखने को कहा कि अगर जैसे छोटी छोटी बैंकें होती है ना, उनको विलय क्यों किया जाता है, बड़ी बैंक होती है तो वो छोटी बैंकों को आराम से उनका जो एनपीए वगैरह होता है ना, वो कवर करके उनको सुचारू रूप से चला सकती है। तो इसलिए मतलब छोटी बैंकों का बड़ी बैंकों के साथ विलय भी कर सकते हैं, और बैंक कानून आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देगी। विभिन्न क्षेत्र मतलब बैंकिंग के सेक्टर में भी जो भी सारे के सारे काम है ना, उन पर वो अच्छे से ध्यान देगी। इससे अप्रैल 1998 में निम्नलिखित सिफारिशों के साथ सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मतलब बहुत 1998 में इन्होंने अपने क्या है कि पूरी ढांचा वगैरह कमेटी का बना के सरकार के सामने रिकमेंडेशन के लिए जारी कर दिया। और भारत में बैंकों को मजबूत बनाना, इन्होंने बोला था कि भारत में बैंकों को मजबूत बनाना, ये इन्होंने बोला था, ठीक है। और ये इनकी फर्स्ट सिफारिश थी। सेकंड इनकी सिफारिश क्या थी कि जैसे नैरो बैंकिंग होता है, नैरो बैंकिंग मतलब जो छोटी छोटी बैंक होती है उनके बारे में क्या ध्यान देना है। और थर्ड इनका क्या रहा था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि जब अपन ने मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ा था ना, बेसेल नॉर्म, जिसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, तो ये तीन इनके मेजर फोकस थे। तो ये तीन तो आपको ध्यान होना चाहिए। किन किन पे इनका ध्यान था कि सबसे पहले क्या है कि बैंकिंग को अपन को मजबूत बनाना है। फिर इनका सेकंड क्या था, नैरो बैंक के बारे में था। और थर्ड इनका क्या था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे उम्मीद है कि सबको पता होना चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। जब अपन बेसेल नॉर्म बैंकिंग के से पढ़ी थी ना, यूनिट नंबर वो 7, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। तो ये तीन मेजर फोकस थे नरसिम्हन कमेटी के। तो ठीक है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप तीनों को कवर करेंगे। समिति ने चालू खाता परिवर्तनशील मतलब द स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट अकाउंट कन्वर्टिबली it through Indian bank must be capable of handling problem regarding domestic liquidity and exchange rate management in the capital adequacy ratio। क्या होता है ये, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अपन परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मनी के बारे में अपन किसको एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे अपने पास इंडियन करेंसी है, माना कि कोई यूएस का कोई कंपनी यहाँ पे आके बिजनेस करना चाह रही है या फिर अपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो अपन आराम से करेंसी का एक्सचेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉलर को आराम से मनी में कर सकते हैं, मनी को डॉलर में कर सकते हैं, जिससे कि वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो ये कन्वर्टिबिलिटी के बारे में इन्होंने बताया था। और इससे मजबूत बैंकों में विलय की सिफारिश कर उद्योग गुण, मजबूत बैंकों में नैरो बैंकों का विलय करना था। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो छोटी छोटी बैंकें होती है, उनका एनपीए मतलब बहुत ज़्यादा 20% बढ़ गया था पूरे मनी का। अब एनपीए का मतलब वो होता है कि जैसे नॉन असेसमेंट परफॉर्मेंस होता है, मतलब कोई भी लोन ले लेता है वो 90 दिन के भीतर, या मतलब 90 दिन भीतर मतलब कि
एक टाइम ड्यूरेशन के जस्ट बाद में, जैसे लोन पे करने की लिमिट आज की है और आज के जस्ट 3 मंथ या फिर 90 दिन के बाद में भी अगर वो लोन नहीं पे कर पाता है तो वो एनपीए हो जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ऐसी बैंकों का एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 20% के आसपास बढ़ गया था। तो इन्होंने ऐसे बोला कि जो छोटी छोटी नैरो बैंक है ना, उनको बड़ी बड़ी मजबूत बैंकों में विलय करोगे ना, तो वो मजबूत बैंक है ना, वो उनका आराम से एनपीए फिल कर देगी ताकि वो आगे अच्छे से काम कर पाए। तो ये था कि मजबूत बैंकों के विलय की सिफारिश की गई थी। और अब अपन पढ़ेंगे संकीर्ण बैंक। ठीक है, ये मजबूत बैंकिंग ऑफ इंडिया। और इसके साथ ये था कि मतलब हर एक सेक्टर में मजबूत बैंक भी होनी चाहिए कि मतलब वो आराम से अगर लोगों का लोन वगैरह पे नहीं कर पाए वैसे। और संकीर्ण बैंक का मतलब क्या था, उन दिनों कई सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, मतलब इसको हिंदी में एनपीए को कहते हैं, जैसे नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, मतलब जो टाइमली पे नहीं कर पाता उनको कहते हैं, की समस्या का सामना कर रहे थे। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक देख सकते हैं, या फिर अपन ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर ग्रामीण सेक्टर की, अर्बन सेक्टर की, अर्बन एरिया की भी अपन देख सकते हैं, क्योंकि कुछ हर जगह कुछ छोटी बैंकें होती है, कुछ बड़ी बैंकें होती हैं, वो ब्रांचेस चलती रहती हैं। तो कुछ एनपीए का लगभग 20% तक था। और इस प्रकार इन बैंकों के सफल पुनर्वास के लिए संकीर्ण अवधारणा की सिफारिश की थी, जहाँ कमजोर बैंकों को अपने फंड में केवल अल्प अवधि या जोखिम मुक्त परिसंपत्तियों में रखने की अनुमति दी जाए। मतलब ये था कि जिन बैंकों का एनपीए 20% के आसपास बढ़ गया तो उनको उनके पास लोन वगैरह या फिर पैसे रखने की उनका सीएआर वगैरह वो कम करके इनको, मतलब ये इन्होंने सिफारिश की थी, इनका एसएलआर भी कम करो या फिर इनका सीआरआर भी कम करो। ये इनकी रिकमेंडेशन थी। किसकी थी? नरसिम्हन कमेटी सेकंड की थी। तो आपको 3 मेजर ध्यान पता होना चाहिए। सबसे पहले बैंकों का मजबूत किया, फिर नैरो बैंकिंग के बारे में इन्होंने बताया। अगर ये डाटा आपको 20% जो भी है ना, ये नहीं याद रखोगे तो भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आते नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए, नैरो बैंकिंग का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ उन्होंने आखिर में क्या किया था। फिर ये पूंजी प्राप्यता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे एक बेसेल नॉर्म्स मतलब एक स्विट्जरलैंड की एक जगह थी बेसेल, तो वहाँ पे एक कमेटी हुई थी, मतलब पूरे वर्ल्ड की थी वो। तो उन्होंने ये देखा कि जो बैंकें होती हैं ना, वो घाटे में कैसे चली जाती है, फिर वो बंद कैसे हो जाती हैं। फिर उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर एक कमेटी बनाई और जो बेसेल नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए उसे बेसेल नॉर्म कमेटी के नाम पर हुआ था। उसमें ये बोला था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब बैंकों को कम से कम इतना % तो अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लोग ऐसे होते हैं लोन लेके चले जाते हैं या फिर भाग जाते हैं, जैसे अपने इंडिया में भी कुछ ऐसे भगोड़े जो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, तो वो वापस तो वो लोन पे नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जिस बैंक से उन्होंने लोन लेके जो आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो वो बैंकें बंद तो नहीं हुई ना, अभी भी काम कर रही है। तो वो बैंक क्या करती है, वो बैंक ऐसे करती हैं कि जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए दे देती है किसी को लोन के लिए, जैसे मैं जनरली आपको बता रहा हूँ 1 करोड़, ठीक है। तो वो करती है कि मतलब 30 से 40 लाख अपने पास रखती है कि इतने % अगर वापस से वो नहीं भी पे करेंगे ना, तो भी बाद में अपना काम जारी रख पाए। तो ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब बेसेल नॉर्म में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना बताया था? अनुपात 8% बताया था, ठीक है, 8%। और अपने इंडिया ने, आरबीआई ने इसको कितना माना था? 9%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया 1% ज़्यादा मान के चल रही है, कि ज़्यादा मान के मतलब उतनी मनी अपने पास रिजर्व में रख रही है बैंकें, क्योंकि इंडिया ने बोला कि हमारे पास बैंकों को और मजबूत करना है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन 1% ज़्यादा इंक्रीज करके रखेंगे। तो बाकी वर्ल्ड के लोगों को भी लगा, या फिर जो कमेटी थी उनको लगा कि इंडिया इतना कैसे मेंटेन कर पाएगी। तो बिल्कुल अभी ये चल रहा है, मतलब इंडिया इनको 9% के अकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए अपना बैंकिंग सिस्टम वगैरह है ना इंडिया का, वो बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहा है। अगर कोई भी वैसे लोन वगैरह लेके भाग जाता है, फिर भी वो बैंक वगैरह बंद नहीं होती। यही तो मेजर रीजन है। तो ये अपने नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट में भी इन्होंने बताया था, ठीक है। और बैंक स्वामित्व का मतलब क्या होता है, बैंक ओनरशिप का मतलब क्या होता है? जैसा कि इसने बैंकों के कामकाज में स्वतंत्रता और बैंक स्वायत्तता का उल्लेख किया था। मतलब बैंक ओनरशिप मतलब एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। और महसूस किया कि प्रबंधन और स्वामित्व के रूप में बैंकों पर सरकारी नियंत्रण और बैंक स्वायत्तता एक साथ नहीं चला सकते।
इस प्रकार इसमें बोर्डों के कार्यों की समीक्षा की गई और इन्हें पेशेवर कॉर्पोरेट रणनीति अपनाने में सक्षम बनाया जाए। मतलब बैंकों पर ऐसे नहीं है कि बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल उन पर डालना चाहिए, ये है तो आपको इतना फॉलो करना चाहिए। बैंक ओनरशिप मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि जैसे सरकारी बाबू नहीं लगने चाहिए। सरकारी बाबू इन द सेंस कि जिसको कुछ नॉलेज नहीं है वो ऐसे ही लग गया। मतलब एक जो स्किल एंड एक्सपर्ट पर्सन होती है ना, वो भी बैंकों में काम करे। ऐसे नहीं है कि सारे के सारे उसमें गवर्नमेंट कर्मचारी होंगे, उसमें प्राइवेट कर्मचारी भी हो सकते हैं, लेकिन एक इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि वो स्किल्ड एंड बहुत ही एडवांस पर्सन होंगे। जिससे क्या होता है कि जो बैंकों की ओनरशिप वगैरह होती है ना, वो अच्छे से चल पाती है, काम वगैरह पूरा स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से होता है। तो ये इन्होंने बैंकों की ओनरशिप के बारे में बताया था। ये तो ठीक है, जनरली आप पढ़ लेना, लेकिन जो मेजर पॉइंट है ना, ये याद रखना। तो अगर आप इतना याद रखोगे ना, जैसे आप नरसिम्हन कमेटी अपन सेकंड पढ़ रहे हैं, अगर अपन को इतना याद रह गया ना, तो नरसिम्हन कमेटी कभी कभार इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट कब आई, सेकंड कब आई, ऐसे मिलान करना होता है। अगर आपको इतना पढ़ रखा है, इतना सब कुछ अच्छे से, मतलब इसका नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा है, तो आप आराम से नरसिम्हन कमेटी कौन सी 1998 में आई थी, फर्स्ट कब 1991 में आई थी, बेसिल कब आया था, एडिक्वेसी रेशियो कितना था, 8 था 9 था, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अपनी कल क्या है, कुछ बाकी रह गई थी कमेटी, तो मुझे लगा कि मैं कमेटी पूरी कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं आपकी क्लास लेके आऊँगा। कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि माइक्रो की क्लास लेके आओ, कोई मैक्रो स्टैटिक्स की बोल रहा है मिस अफरीन, तो बताए मैं कौन सी क्लास लेके आऊँ। मुझे लगता है कि मैं माइक्रो करवा दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी मैं मेरी स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स बहुत फेवरेट है। एक बार आप थोड़ा है ना स्टूडेंट के बीच में वो आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिए कि मतलब ज़्यादातर कौन क्या चाहता है, माइक्रो या फिर मैक्रो। में सफरीन ओनली फॉर आप चाह रहे हो कि स्टैटिक्स आए, बाकी हिमांशी वगैरह ये चाह रहे माइक्रो आए, बाकी चाह रहे कि बोल रहे कि सर माइक्रो कॉल वगैरह पे उन पर बहुत आई, तो उन्होंने बोला कि सर माइक्रो क्लास स्टार्ट करें। सारा इजी है, मुझे पता है माइक्रो में बहुत सिंपल है, लेकिन इस बार क्या बहुत मैथ्स, बट मैथ समझाना आपकी बात मिस अफरीन बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। फिर अगर कुछ माइक्रो वगैरह तो आपको अच्छे से आती, मैं ये एक तो ये उम्मीद करता हूँ कि माइक्रो मैक्रो सब स्टूडेंट को आती है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप सभी पीजी के स्टूडेंट हो या फिर पीजी कर रखी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसमें माइक्रो मैक्रो तो इजीली सब ने पढ़ रखी, जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल कमेटी बारे में ये सब ने पढ़ रखी है। मैक्रो स्टैटिक्स इकोनोमेट्रिक्स दोनों करवानी पड़ेगी फिर। ठीक है, फिर मैं आपकी डिमांड पर बात करके बाकी स्टूडेंट से बात करके जो भी होगा मैं कल लेके आ जाऊंगा। माइक्रो तो अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है मैं स्टैटिक्स करूंगा, बाकी मैं बाकी स्टूडेंट सर से बात करके जो बोलेंगे वो करूंगा, बाकी मेरे स्टैटिक्स करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। स्टैटिक्स कोई नहीं करवाता कोई। अब ये मैंने पब्लिक इकोनॉमिक्स बैंकिंग वगैरह ये करवाई, ये कैसे लगी मैं सफरीन आपको एक बार इसके बारे में बताएं। ये पूरी क्लासेस देख ली आपने, एनवायरनमेंट की, बैंकिंग की एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स की। जल्दी कमेंट करें फिर मैं अब क्लास कंटिन्यू करूं। यूनिक था एंड अच्छा था, ठीक है मैं ट्राई करूँगा। मेरे स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स काफ़ी मुझे पढ़ाने का मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें ये ऐसा होता है कि जैसे वो हार्ड नहीं है, जैसे स्टैटिक्स मीन मोड मीडियन, वो तो अपन को ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें फॉर्मूला, जैसे मैं इकोनोमेट्रिक्स पहले इकोनोमेट्रिक्स करवाऊँगा। देखो अच्छी बात है, मैंने समझा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्राई करूँगा इकोनोमेट्रिक्स। या फिर ऐसे करते हैं कल ले ही आते हैं फिर अपने इकोनोमेट्रिक्स वगैरह ना। वो क्या है कि मैंने पहले से एडवांस मेरे भेज रखे हैं
पीपीटी वगैरह पूरी बना के, वो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की भेज दी। इसलिए अगर वो सर बोलेंगे कि सर पहले माइक्रो करवा दो, तो मैं माइक्रो करवा दूंगा वो 2-3 क्लास, उसके बाद मैं स्टैटिक्स करवा दूंगा। जो भी पॉसिबल हुआ मैं बिल्कुल आपका ध्यान रखूंगा मिस सप्रीन। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिक्स में 100% क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। मैं इस अकॉर्डिंग क्लास लेके आऊँगा। पर यूनिट तो अलग बात है, पर टॉपिक करवाऊँगा, उसके बाद में MCQ करवाऊँगा, उसके बाद अपन अच्छे से करवाएंगे। बिल्कुल आपका मैं ध्यान रखूंगा, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलूँगा। जो भी आपको समझ में नहीं है, जैसे मेरी लाइव क्लासेस चलेगी उसमें आप आ जाना कि सर ये वाला टॉपिक कल करवाना, ये वाला करवाना, पूरा अच्छे से अपन करेंगे। ठीक है, तो अपन अभी क्लास अपन कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में तो देखो बच्चों ऐसा है कि मतलब कुछ समझने लायक है नहीं, फिर ये होता है नहीं कि कुछ टॉपिक बाकी रह जाता है ना, फिर मुझे फीलिंग थोड़ी अच्छी नहीं होती कि सर मैं मेरे बच्चों के साथ कुछ ये नहीं कर पा रहा हूँ, कि मतलब ये नहीं करवाया, बाय द एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो एक धक्का पहुँचता है। ठीक है, बैंकिंग कानूनों की इन्होंने समीक्षा की थी। ठीक है, वो रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉ का बैंकिंग समिति ने माना, इस समिति ने माना। ठीक है, बैंकिंग उद्योग को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों को आरबीआई ये क्या लिखा हुआ है, RBL अधिनियम, ये चला एक अधिनियम है। ठीक है, और बैंकिंग विनियम अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम आदि की मतलब ये जो अधिनियम थे उन बैंकिंग को इन्होंने क्या की, समीक्षा की थी। तो ये इतना आप याद मत रखना, बैंकिंग कानूनों की समीक्षा वगैरह भी ये की। ऐसे आ जाएगा कि नरसिम्हन कमेटी का इनमें कौन कौन सा नहीं है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बताया था, नैरो बैंकिंग के बारे में बताया था, बैंकों कानूनों की समीक्षा करने का काम भी नरसिम्हन कमेटी ने किया था। वो सिंपल सी क्वेश्चन आ जाएगा कि बैंकिंग नरसिम्हन कमेटी सेकंड की रिपोर्ट में इनमें से कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी या नहीं थी, वैसे आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा डिटेल में आप मत कर देना, क्योंकि ये इसलिए लिख कर आया हूँ क्योंकि ये आप पढ़ लोगे ना तो ये वाला आपको बिल्कुल याद रह जाएगा। अब जैसे मैं आपके घर आऊँगा, आ जाऊँगा, मतलब वैसे तो मेरा कम से कम 100% ये है कि आपका नाम तो मुझे याद रह जाएगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ये है कि मैं इतना डिटेल में इसलिए लेके आता हूँ कि ये करोगे तो ये आपको अच्छे से याद रह जाएगा। जैसे अब अपन सेकंड पढ़ेंगे, तारापुर कमेटी क्या आते हैं, इसे कमेंट आता है। अच्छा, तारापुर कमेटी भी तो 2 आई थी, फर्स्ट एंड सेकंड है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पूंजी खाता परिवर्तनशील। अच्छा, ये अभी मैंने बताया ना, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अच्छा, ये इसमें आता है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में ये होता है कि जैसे अपन अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तारापुर कमेटी का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता पर रोड मैप सुझाने के लिए किया गया था। इस समिति ने मई 19 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तारापुर कमेटी का गठन किसने किया था, RBI ने किया था। किसने किया था, RBI ने किया था। और इन्होंने क्या बोला था कि कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होना चाहिए। जैसे अपन इंडिया की है, तो इंडिया की कोई भी करेंसी है ना, इसको अपन USA में कैसे कर सकते हैं। जैसे माना कि कोई भी USA का नागरिक हो गया, कंपनी हो गया, वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो डॉलर में पैसे थोड़े ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो काम वगैरह करे तो मनी में करें, इंडिया रुपीस में उनको करना पड़ेगा। तो मतलब डॉलर को आराम से मनी में कन्वर्टिबिलिटी कर लेता है। तो इन्होंने इस तारापुर कमेटी का गठन किया था। किसने, RBI ने। कब किया, रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1997 में। तो उस अकॉर्डिंग इनमें पता होना चाहिए कि अगर ये सही है गलत है, पूरा कमेटी बनाती है, उसके बाद में वो क्या है कि कोई भी काम करने का मौका देती है। तो ये इनका है। तो समिति ने पाया कि CAC मतलब कैपिटल अकाउंट स्पष्ट परिभाषित नहीं है, मतलब इस एक परफेक्टली, मतलब ये क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाई थी। तो ये ध्यान रखना है कि CAC के बारे में कौन सी कमेटी ने ज़्यादा ध्यान दिया, तारापुर कमेटी। और इसका गठन RBI ने किया था, केंद्रीय बैंक ने किया था, या गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार ने, या फिर भारत सरकार ने किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि RBI ने किया था। मानकों के अनुसार CAC करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का तात्पर्य स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी परिसंपत्तियों में या इससे विपरीत बाजार निर्धारित विनिमय दर परिवर्तन करने की स्वतंत्रता, इसको एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया का इधर INR के मॉकेबल बहुत कम है। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन।
ठीक है। तारापोर समिति ने पाया कि पूंजी नियंत्रण संक्रमण काल के दौरान अस्थिर पूंजी प्रवाह देश की अस्थिरता देश की अर्थव्यवस्था को बचाने और अधिकारियों को समय प्रदान करने के उपयोगी हो सकता है, ताकि वे प्रारंभिक स्थितियों को मजबूत करने में विवेक, मतलब ये होता है कि अपन इकोनॉमी को और ज़्यादा स्टेबल बना के काम कर सकते हैं। ये अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा सही रह सकती हैं। CSA समिति ने 3 वर्ष की अवधि अर्थात ये है ना के लिए पूंजी खाता परिवर्तनशील कार्य होने की सिफारिश की थी। उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी कि 3 वर्ष अपन परिवर्तनशील करके देखते हैं क्या अपन को रिजल्ट बनता है। ये इन्होंने रिपोर्ट में इन्होंने सिफारिश की थी। फिर अपन देखेंगे तारापोर कमेटी प्रथम, इस समिति ने कुछ पूर्व शर्तें भी ये शर्तें भी रखी थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मतलब जनरली एक बार रीड कर लेना, याद हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। ठीक है, सकल मतलब ग्रोस फिस्कल डेफिसिट GDP का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 99 से बजट में निर्धारित 4% के घटकर 91% होना चाहिए। तो इन्होंने ये बोला था कि जो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट है ना वो GDP का कितना प्रतिशत होना चाहिए। अभी जो है ना अभी मतलब उस टाइम के था जिसने रिपोर्ट सामने, तो 4.5% के 1997 और 98 में 4.5 था। उन्होंने बोला था कि 1999 में और 2000 में इतना होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए। ये आप जनरली एक बार रीड करोगे ना तब आपको याद हो जाएगा। की करेंसी में चेंज करने से बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया की बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। मतलब कभी कभार ये होता है कि रेट अलग अलग होती है। जैसे USA की अब बदले में अपन लगभग 84 या 87 के समथिंग वो फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो किसी की वैल्यू मतलब एक्सचेंज रेट कम ज़्यादा होती है। जैसे अपन $1 चाहिए तो अपन को लगभग 87 के समथिंग अपन इंडिया को USA को अपना रुपीस देना पड़ता है। तो यानी इंडोनेशिया का होगा, मतलब वो करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है ना, उस अकॉर्डिंग होता है। बाकी ये अपन करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है इसलिए होता है। बाकी ये अपना टॉपिक है नहीं अपने इंडिया का 5 रुपये के लगभग है हम ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि 1970 में 4.5 से घटकर कितना होना चाहिए। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया थी सरकार की ऋण चुकौती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय की डूब निधि स्थापित की जानी चाहिए, जिसका वित्त पोषण RBI द्वारा सरकार द्वारा हस्तांतरण से वर्ती। ये एक बार रीड कर लेना। मुद्रास्फीति दर इन्फ्लेशन रेट 1997-2000 3 वर्ष की अवधि के लिए, मतलब इन्होंने ये बोला कि 3 वर्ष के ड्यूरेशन में इन्फ्लेशन रेट 3% के अराउंड 3 to 5% होना चाहिए। अभी कोई मुझे बता सकता है कि इन्फ्लेशन की रेट कितनी है? इन्फ्लेशन की रेट है ना ±2% होती है। मतलब या तो 6% होनी चाहिए या फिर 2% होनी चाहिए। मतलब 6% से अपन को ज़्यादा किसी भी हालत में इन्फ्लेशन की रेट नहीं होनी चाहिए और 2% से भी कम नहीं होनी चाहिए। ये आई थिंक एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इन्फ्लेशन की रेट कितनी होनी चाहिए, तो उसमें ये था कि मतलब 4 ± 2 था। ठीक है, ये आई थिंक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन आया था जहाँ तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ साथ में और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली सकल एनपीओ 2000 तक वर्तमान, ये एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और एट द सेम टाइम एवरेज एफिशिएंट CRR नीड टू बी बोट वन डाउन, तो मतलब इतना होना चाहिए। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में इन्होंने बात वगैरह की। ये इनकी बारे रिपोर्ट तारापुर कमेटी सेकंड की, तो आप प्रथम की कुछ शर्तें वगैरह ध्यान दीजिएगा, याद कर देना। क्या पता कभी कभार ये UPSC में क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। UPSC में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कभी कभार ये होता है ना कि सर बहुत पुराना डेटा पूछ लिया जाता है। किसी ने कोई एग्जाम दिया है, मिस्टर अप्रिन कौन से स्टेट से हो आप, कभी कभार अपन एग्जाम देते हैं ना जिसमें जैसे बजट के बारे में भी अपन पूछ सकते हैं कि बजट के बारे में एक बहुत और डाटा पूछ लिया जाता है। जैसे अपना एक ऑफलाइन एग्जाम हुआ था ना, उसमें मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि मनी बैंकिंग के बारे में ऐसा क्वेश्चन आया था
कि M1 M2 का रेशियो कितना, कौन सी कंट्री में ज़्यादा है कौन सी कम है, तो ऐसे पूछ लेता था। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि किस राज्य में पर्सनल इनकम टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होता है, महाराष्ट्र में होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं ये रिपोर्ट लिखा है। तो क्या पता ऐसे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आने के चांसेस बहुत कम है। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये भारतीय ±5 का मॉनिटरिंग एक्सचेंज रेट बॉन्ड तटस्थ वास्तविक प्रभावी नियमित दर होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को RITR में बदलाव के बारे में पारदर्शी, पता नहीं इंग्लिश से पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट अबाउट द सेंसिटिविटी RITR एक्सटर्नल सेक्टर पॉलिसी। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या होता है? डिजाइन टू मैक्रिज करंट रेपिशिएटर GDP रेशियो, ब्रिंग डाउन डेप्ट सर्विसिंग रेशियो 25:20। ये रीड कर लेना। ये क्या लिख रखा है? किसी भी आकस्मिक मतलब एक एक्सीडेंटली कोई काम आ जाता है, या सुरक्षा के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त मूल्यांकन करने के लिए 4 संकेतों का उपयोग करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कानून 40% एक न्यूनतम विदेशी, मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर कोई एक युद्ध हो जाए, या फिर कुछ घटना हो जाए, या फिर कुछ अपने इंडिया में किसी चीज़ की कमी हो जाए, अगर उनको अपन को एक्सपोर्ट करना पड़े तो अपने पास कम से कम कितने प्रतिशत धन होना चाहिए? विदेशी 40%। तो अपन को उनका स्टॉक रखना चाहिए। पूंजी खाता परिवर्तनशील पर दूसरी तारापुर कमेटी, मतलब ये सेकंड तारापुर कमेटी क्या थी? ये अब ये ध्यान रखना है कि दोनों की दोनों किसमें है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर तारापुर कमेटी काम करती है, दोनों को दोनों काम करती है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक पूर्ण परिवर्तनशीलता के लिए रूपरेखा निर्धारित करने की दूसरी तारापुर समिति की नियुक्ति की। इस समिति की स्थापना RBI सरकार द्वारा परामर्श से की गई, ताकि आर्थिक सुधारों की प्रगति, उनको कैसे प्रोग्रेस हो रही है, एक्सटर्नली और वित्तीय क्षेत्रों की स्थिरता, त्वरित विकास, वैश्विक एकीकरण के संदर्भ में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तन से विचार किया गया। इसमें किन किन पर फोकस किया गया था? एक तो मतलब प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब एक इकोनॉमी किस अकॉर्डिंगली काम कर रही है। अपन जैसे अपन कन्वर्टिबल मनी करेंगे ना, तो अपने इंडिया में इकोनॉमी किस अकॉर्डिंग ग्रोथ कर रही है, स्टेबल ग्रोथ कर रही है, या बूम में जा रही है, या बॉटम में जा रही है, उसकी पूरी समीक्षा की करती है। मतलब ये कन्वर्टिबिलिटी अपने लिए फ्रूटेबल है, मतलब लाभदायक है, नुकसानदायक है, उनकी समीक्षा की थी। और द स्टेबिलिटी ऑफ द अकाउंट कन्वर्टिबल, मतलब एक इनमें स्थिरता होनी चाहिए। और एक्सटर्नली एंड फाइनेंशियल सेक्टर एक्सीलरेटेड ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल मतलब एक इकोनॉमी एक त्वरित गति से आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, पूरी की पूरी समीक्षा करने के बारे में इनको बताया था। पूरी रिपोर्ट के बारे में इन्होंने काम किया था। ये तारापुर कमेटी फर्स्ट और सेकंड। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर आप जब भी तारापुर कमेटी का नाम आए ना, तो आपको CAC याद आ जाना चाहिए। ये करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का काम देखती है, ठीक है। तो ये क्लास में भी ऐसा फोकस करो कि आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाए। और इस समिति की रिपोर्ट 1 सितंबर 2006 को RBI द्वारा सार्वजनिक की गई। अच्छा, ये तो ज़्यादा डाटा याद को मत करना, एक बार रीड कर लेना। क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेगा। इस रिपोर्ट में समिति ने पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तन से अपनाने के 3 चरणों का सुझाव दिया, 3 स्टेप बताया था। अब ये क्या 2006 से 7 में, 2007 से 9, ये ड्यूरेशन आप ध्यान रख लें, ठीक है। ये 3 फेज थे। ये ऐसा कुछ नहीं, एक बार याद कर लेना, अगर 7, 8 में वैसे याद रह जाए तो ठीक है, बाकी रटना नहीं है, रटते रटते परेशान हो जाओगे भाई। रीड आराम से याद हो जाएगा। इस समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की थी। कौन सी? सेकंड कमीशन नरसिम्हन कमेटी ने कुछ बाह्य वाणिज्यिक, मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, ठीक है, कि अधिकतम सीमा को स्वचालित स्वीकृति के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। और NRI शुड बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। इसका मतलब क्या होता है? जो विदेशी लोग होते हैं, या फिर अपने इंडिया के लोग कहीं अपन या बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट के लिए अलाउड कर देना चाहिए। जैसे एक होता है ना शेयर मार्केट बार, जैसे अपन क्या होता है कि अपने तो अपन सेबी के अकॉर्डिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट बना के अपन आराम से कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो जो फॉरेनर है ना, वो भी कंपनी में शेयर FII होता है, DII होता है, वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको भी इन्वेस्ट करने के लिए अलाउड किया गया है। और अपन भी ऐसा नहीं है कि USA में भी आराम से अपन
अपन आराम से क्या है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक IND मनी आई थिंक ऐसा कुछ एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, जिससे क्या आता है कि अपन USA के कंपनी के शेयर बाई एंड सेल कर सकते हैं। गूगल का हो गया, X का हो गया, बहुत सारे अपन शेयर बाई एंड सेल भी कर सकते हैं। और इंडिया में अपन डीमेट अकाउंट के बनाकर भी कर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन सा ऐसा है कि जिसके फ़ोन में डीमेट अकाउंट है, वो कुछ शेयर मार्केट में शेयर बाई एंड सेल करता है? कोई करता है? मैं सफरीन वगैरह आप कर रहे हो? आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। NRI डिपॉजिट शुड बी गिवन टैक्स बेनिफिट। वो एक टैक्स अगर उनको प्रॉफिट होगा तो वो टैक्स पे वगैरह करने का सारा काम करेंगे। तो ठीक है, ये किस में था? तारापुर कमेटी सेकंड। इस समिति कुछ महत्वपूर्ण, अच्छा ये और भी है, मतलब ऐसे बहुत सी रिपोर्ट, बैंकिंग विनिमय सुधार करना चाहिए। FII का मैंने बताया था ना, FII हो गया, जैसे ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसको अलाउड किया जाता है। शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग फ्रेश मनी। भागीदार नोटों में मौजूदा परिधानों में PM नोटों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए निकास मार्गदर्शन किया जाना। ये इनकी थोड़ी कुछ सिफारिश थी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ रूल एंड रेगुलेशन के अंदर ही उनको क्या है कि इन्वेस्ट करना पड़ता है। पूरा तरह से उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। मतलब जैसे बाहर की कंपनी आती है तो उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना पड़ता है। अब सेकंड अपन पढ़ेंगे व्यास समिति। व्यास समिति की क्या रिपोर्ट थी? भारतीय रिजर्व बैंक ने 2003 में बैंकिंग प्रणाली और कृषि, और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। तो व्यास कमेटी ज़्यादातर किससे जुड़ी थी? बैंकिंग प्रणाली से, कृषि क्षेत्र से संबंधित एक्टिविटी से। इनका मेजर ये फोकस था कि जैसे बैंकिंग सेक्टर से धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग लोन देते हैं ना, उस लोन को कैसे वापस से रिकवर करना है, उस लोन को फार्मर कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करे ताकि उनको अच्छा प्रॉफिट और वो इजीली आराम से रीपेमेंट कर सके। ये सारा का सारा किस कमेटी का काम था? व्यास कमेटी था। इस समिति के अध्यक्ष था जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर VS व्यास ने अब अध्यक्षता की थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अध्यक्ष ये। केंद्रीय बैंकिंग ने समिति की भूमिका भी बताई कि इसमें अप्रैल 2004 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। ठीक है, ग्रामीण ऋण पर विशेष, मतलब ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर इनमें क्या था? विशेष फोकस था। क्यों था? ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता है कोई भी बैंक होता है ना, बैंक से क्या करता है? फार्मर लोन लेता है और वो फसल वगैरह काटता है। फसल मतलब 3 तरह के होता है। एक तो फसल बोने से पहले, एक फसल बोने के टाइम, कटाई के टाइम, और वो फसल को एकटा वगैरह करने के लिए। मतलब तीनों ड्यूरेशन के टाइम में बैंकिंग क्या होती है कि किसान को लोन दे, उस ड्यूरेशन में किसान को परेशान नहीं करे। जब उसकी फसल वो मार्केट में बेच देता है या सेल कर देता है, उसके बाद में उसको लोन लिया जाए वापस। ठीक है, और बीच में अगर सरकार उसको परेशानी, बैंक उनको परेशानी करे, हमारे लोन दो, आपका टाइम वगैरह पी रहे हो, मतलब कम से कम 1 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो ये सारा का सारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में इसका फोकस किया गया। तो व्यास समिति के बारे में आपको ध्यान है। और व्यास समिति के उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये आपको अगस्त 2000 नाबार्ड के द्वारा नियुक्त की ग्रामीण विशेष समिति, व्यास समिति की सिफारिश। अब ये देखो, नाबार्ड का नाम यहाँ पर क्यों आया, कोई बता सकता है? नाबार्ड का नाम क्यों आया? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और कौन सी कमेटी में हुई थी, और उसकी इनिशियल पूंजी कितनी थी और वर्तमान पूंजी कितनी है? नाबार्ड इसलिए आया कि व्यास कमेटी कौन से सेक्टर को देख रही है? एग्रीकल्चर सेक्टर से देख रही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो अपेक्स बॉडी कौन है? नाबार्ड है। नाबार्ड क्या करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देने का काम करती है, इसलिए यहाँ पर नाबार्ड का नाम आया था। और नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के अकॉर्डिंग हुई थी? नाबार्ड की स्थापना शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। और शिव रमन कमेटी कब आई थी? 1979 में आई थी। और इस नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है, और अगर डेट पूछा जाए तो कितनी हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अब जैसे मैंने मनी एंड बैंकिंग में आपको पढ़ाया था, एक्सियम बैंक क्या होता है? एक्सियम बैंक, नाबार्ड। तो एक्सियम बैंक और नाबार्ड, आयात निर्यात बैंक और नाबार्ड बैंकों की दोनों की स्थापना 1982 में की थी।
तो नाबार्ड और इनमें क्या होता है, कभी क्रोनोलॉजिकल पूछता है, तो आयात निर्यात बैंक और नाबार्ड दोनों की स्थापना ईयर तो 1982 है, लेकिन जो मंथ है ना वो चेंज है। अब ये इसका 12 जुलाई है और उसका कौन सा है, मार्च है। तो आपको ये भी यहाँ से धीरे धीरे मतलब सबको एक साथ घुसाना। जैसे यहाँ पर नाबार्ड आते ही आपको ध्यान में होना चाहिए, नाबार्ड के एक डाटा आपके माइंड में आ जाना चाहिए, अच्छा 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 ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मतलब। फिर आयात निर्यात बैंक पर लेना, अच्छा उसकी स्थापना कब हुई थी, मार्च 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 हुई थी। किसकी कमेटी में, शिवरमन कमेटी से। अब ये नाबार्ड अपन व्यास कमेटी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर से देख रही है। उससे पहले अपन कौन सी कमेटी पढ़ रहे थे, वो किससे देखती हैं, वो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी देखते। उससे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी थी, नरसिम्हन कमेटी सेकंड पढ़ी थी, वो बैंकिंग सेक्टर के बारे में देख रही थी। ऐसे एक बार आप रीड कर ली तब मजा आएगा। और वाणिज्यिक और सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सुझाव कृषि पर ब्याज दर को कम करने के लिए सुझाव दिया गया है। अब जैसे जो वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, उन्होंने क्या बोला कि जो किसान वगैरह होते हैं या उन पे थोड़ी ब्याज दर कम रखो। कम रखने का मतलब ये है कि किसानों के पास इतना पैसा थोड़ा ही होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके जितना, तो उनके पास थोड़ी बैंक रेट कम, उन बैंक दर कम करो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो टाइमली पे कर देते हैं, टाइमली, जैसे फार्मर होता है टाइमली पे कर देता है, उनको थोड़ी ब्याज दर और छूट दो, उनको मतलब थोड़ी कम ब्याज दर, मतलब इंसेंटिव दो। इंसेंटिव ऐसे नहीं कि डायरेक्ट, तो उनकी ब्याज दर कम करके उनको इंसेंटिव दो, तो वो टाइम टू टाइम पे करेंगे। और दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि जो किसान वगैरह टैक्स पे नहीं कर पाते, जो बैंकिंग सेक्टर जो कर्मचारी होते हैं वो लोन पे वगैरह अच्छे से कलेक्ट कर देते, उनको भी इंसेंटिव दो। उनको इंसेंटिव कैसे मिलेगा, कभी कभार ये होता है ना कि जैसे प्राइवेट कंपनियां बैंकिंग होती है कि जैसे कोई पर्सन है उनको विदेशी टूर मिला जाता है, किसी को नेपाल बॉम्बे वैसे भेजा जाता है, मतलब दुबई वगैरह, तो वो क्यों भेजते, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया है, उन्होंने टैक्स कलेक्ट या फिर जो उनका लोन वगैरह वो अच्छे से कलेक्ट किया, तो उनको एक रिवार्ड या फिर उनको इंसेंटिव मिलता है। तो ये सारा का सारा व्यास कमेटी ने बताया था, मतलब एक बैंक दरों को कम करके किसानों को फायदा होना चाहिए। नाबार्ड की भूमिका कृषि मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, ये एक बार रीड कर लेना आप। विचार प्रत्याग ने इससे सुधार करने का उपाय किया। ये क्या है, RIDF तंत्र की भूमिका और प्रभावशीलता का अध्ययन किया, जिसे सुधार के लिए सर्वोच्च तरीके, मतलब एक बेस्ट से बेस्ट इनको काम करने का तरीका अपनाना चाहिए। और प्रत्यक्ष कर ऋण बढ़ाने को, जैसे वैकल्पिक, ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरीके का भी उनको लोन दिया जाए, उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होने चाहिए। जैसे अल्टरनेटिव ऑप्शन मतलब कि ये अगर उनके लिए सूटेबल नहीं है तो सेकंड वाला वो अपना है, वो उनके लिए सूटेबल होता है। इस टाइप का उनके पास वैकल्पिक या फिर अल्टरनेटिव उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। और छोटे और सीमांत किसानों बटाई दे, मतलब ये छोटे सीमांत इतना किसानों, मौखिक पट्टेदार, भूमिहीन किसानों, मजदूरों, वंचित वर्गों, ऋण पर आने वाली बाधाओं को पहचान करना, मतलब और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम, मतलब ये सारा के सारा व्यास कमेटी के। मतलब कुछ छोटे किसान होते हैं, अब कुछ के पास ज़मीन ज़्यादा होती है, वो तो ज़मीन गिरवी रख के बहुत बड़ा अमाउंट में लोन ले सकते हैं। और कुछ के पास ज़मीन होती नहीं, वो बेचारे गिरवी कहाँ रखें, गिरवी नहीं रखेंगे तो बैंक लोन देगी नहीं ना। तो उनकी भी एक तरीके से उनकी स्थिति को समझना, उनकी सिचुएशन कैसी है, उनको कम, मतलब एक होता है ना सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। मतलब जिनके पास ज़मीनें होती है वो अगर गिरवी नहीं रख पाएंगे तो वो एक अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है, जो पहले गिरवी रख के किसी को प्रॉपर्टी वगैरह को गिरवी रख के जो लोन ले ले, वो सिक्योर्ड लोन होता है, मतलब सुरक्षित लोन होता है। तो जो छोटे वगैरह किसान होते हैं उनको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड भी करवाया जाए, उनकी सिचुएशन वगैरह देख के, उनका बैकग्राउंड वगैरह पता करके क्या अच्छा है कैसा है। तो उस प्रकार के इन्होंने सारा काम किया था। कि कौन सी कमेटी ने किया था, व्यास कमेटी ने किया था। तो व्यास कमेटी, तारापुर कमेटी, सब मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ठीक है। तो अब अपन कौन सी कमेटी पढ़ेंगे, RV गुप्ता समिति या RV गुप्ता कमेटी, ठीक है। और ये भी एग्रीकल्चर क्रेडिट थ्रू कमर्शियल बैंक, ठीक है। मतलब ये इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 1997 में RV गुप्ता की एक सदस्य समिति की नियुक्ति की, जिसका कार्य वो वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को ऋण प्रवाह बढ़ाने और उत्पन्न बाधाओं को दूर, मतलब ये दोनों के दोनों किससे जुड़ी हुई है, सब के सब एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी। आप पढ़ते पढ़ते आई थिंक कंफ्यूज हो रहे हैं, सर हर कोई ज़्यादातर कमेटी एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है, तो इसका हम कैसे याद रखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंट है, जो डिफरेंट है ना वो याद रखो। जिसमें ये क्या करता है, बाधाओं को दूर करने के लिए, तो आपको ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ही आएगा कि कौन सी कमेटी बाधाओं को दूर करने के लिए जुड़ी हुई, तो ये ध्यान रखना, जो डिफरेंट है वही याद करना है आपको।
ग्रामीण उधारधारकों को वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त और समय पर ऋण प्राप्त करने और सक्षम बनाने के उद्देश्य नए उत्पाद और सेवाओं को पेश करना, कार्य करने की प्रक्रिया और तरीकों को सरल बनाना। इसने रिपोर्ट इस टाइम पब्लिश की थी। मतलब लोन कैसे इजीली देना है, कैसे इजीली लेना है, किसी को अगर लोन दे दिया, किसान नहीं कर पाता है तो उसको टॉर्चर नहीं करना। कभी कभार अपन मूवी में देखते हैं ना कि वो लोन नहीं पे कर पाता है तो उस किसान को मर्डर कर दिया जाता, मर्डर नहीं मतलब इतना टॉर्चर किया जाता है वो सुसाइड कर लेता है। फिर उसकी बच्ची होती है, वो फिर पढ़ के बड़ी अधिकारी बनती है, फिर गुंडों को मारते, मतलब काश्तकार वगैरह हो तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए। एक समय पर और अच्छे टाइम से लोन लेना चाहिए। अगर कोई बाय द वे नहीं पढ़ पाता है तो इसका मतलब ये नहीं अपन उनको टॉर्चर करेंगे वो सुसाइड कर लेगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये सरकार ने इन्होंने रिपोर्ट की, नहीं भर पाए तो नहीं भर पाए, क्या दिक्कत होता है। ये लाइफ है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इकोनॉमी डूब जाती है, कोई अपन तो एक ह्यूमन है, हर एक के पास होता है। एक जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ होती है ना वो भी एक दूसरे से लोन लेती है, IMF से लोन लेती है, हर एक विश्व बैंक से लोन लेती है, एशिया बैंक से लोन लेती है। क्यों लेती है? उनके पास पैसे नहीं होते। तो एक ह्यूमन है, ये तो एक प्राणी, एक सिंगल पर्सन है, उसको तो लॉस घाटे में जाएगा ही जाएगा। तो ये होता है कि मतलब परेशान नहीं करना चाहिए, तो ऐसे सिस्टम चलना चाहिए। और इनकी प्रमुख सिफारिशें क्या था? आवेदन पत्र और दस्तावेजीकरण में सरल। अब ऐसा नहीं है कि प्रोसेस बहुत डिफिकल्टी हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो तब जाके, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि अपन कुछ अप्लाई करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब एक कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा डिफिकल्टी पूरा प्रोसेस होता है, तो अपन वो काम करते ही नहीं, बर्बाद हो रही, इसको कौन करे, इतना कौन माथापूरी करे। तो इसी प्रकार बैंकों का प्रोसेस ही सरल और सिंपल होना चाहिए, ब्याज दर भी कम होनी चाहिए, ये सरल। माना कि ये होता है कि चलो बैंकों में ब्याज दर तो बहुत कम है कि उनका प्रोसेस इतना हार्ड है कि कोई अनपढ़ आदमी कर भी नहीं सकता। अगर पढ़ा लिखा होगा ना वो भी थोड़ा करने में 10 बार सोचेगा, यार करे नहीं करे, इतना डिफिकल्ट होगा नहीं होगा। तो ये होता है। एक तो फिर वो मजबूरी में क्या करता है कि जो गांव के लोग जमींदार वगैरह होते हैं ना उनसे लोन लेते हैं, वो बहुत ही हाई कॉस्ट पर हाई इंटरेस्ट रेट पर ब्याज देते हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि एक सरल करना चाहिए। और शाखा प्रबंधकों को कम से कम 90% आवेदनों का निपटान करने के लिए शक्तियों का प्रत्यावेशन, ये अद्वितीय प्रमाण पत्र जोड़ने देना, इस प्रकार के मतलब नो ड्यूज सर्टिफिकेट वगैरह ये सारे के सारे इनको करने चाहिए। ये इनका सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर ये होना चाहिए। बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए कृषि भूमि के बंधक द्वारा स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करना चाहिए। ये मतलब ज़्यादा ऐसे टैक्स होता है। ये नॉन insubsistence of kind component compulsory allocation of the material other than cash और value of security should be compensated with the size of the loan। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कभी कभार ये होता है नहीं कि अपन सिक्योर्ड लोन लेते हैं, तो सिक्योर्ड लोन में मतलब ये होता है कि अपन लोन तो मान लीजिए 1 लाख का ले रहे हैं, तो अपन प्रॉपर्टी उनको 2 लाख की गिरवी नहीं रखते हैं। तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बराबर होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम होनी चाहिए ना ज़्यादा अधिक होनी चाहिए, मतलब एक बराबर इक्वली होनी चाहिए। और ऐसा होता है कि जैसे कोई ऐसा होता है ना, जैसे हर एक जैसे 1 लाख का इतना तो लोन ले रहा है तो उसको क्या है तो सिक्योर्ड लोन लेता है। अब कोई ऐसा होता है कि कोई फार्मर होता है कि 10,000 का लोन लेता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको गिरवी रखना पड़ेगा, तो वो बिना गिरवी रखे भी लोन ले सकता है। सरकार बैंकों को उनको लोन देना चाहिए। एक बड़ा अमाउंट ले तो उनको गिरवी रखे, अगर छोटा अमाउंट 10,000 15,000 20,000 का कोई लोन ले रहा है तो उसको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन, जैसे कुछ ऐसे होता है ना कि इसको किस अवधि का लोन देना चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन देना चाहिए या लॉन्ग टर्म लोन देना चाहिए। मतलब आवश्यकताओं के कृषि से संबंधित उत्पादन कटाई के बाद आवश्यकता और सीमाओं के व्यास में, मतलब जैसे होता है ना ये अल्प अवधि ऋण, अब मतलब 1 ईयर का तो होना ही चाहिए। कोई फार्मर होता है, ठीक है, फार्मर होता है कि वो सबसे पहले फसल बोता है, काटता है, स्टोर करता है, फिर वापस से सेल करता है। जब प्राइस आती है अच्छी नहीं आती तब तक उसको होल्ड करता है, मतलब स्टोरेज करता है, उसके बाद सेल करता है। तो उसको कम से कम एक अल्पावधि इतनी नहीं हो कि जैसे 3 मंथ का दे दिया जाए, इतना भी नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 ईयर का तो होना ही चाहिए। और उसके बाद में भी अगर वो लोन नहीं कर पाता है तो उसकी लिमिट मतलब ऐसा नहीं कि टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज भी करना चाहिए, क्योंकि वो स्टोर करेगा, अगर फसल को बेचेगा नहीं उससे पहले तो वो लोन कहाँ से पे करेगा। अगर अच्छी रेट नहीं आएगी तो वो सेल थोड़ा ही करेगा, नुकसान में थोड़ा ही जाएगा। इसलिए होता है कि एग्रीकल्चर जो फार्मर होते हैं उनकी टाइम ड्यूरेशन कभी कभार बढ़ाते हैं, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं है कि आप इसलिए नहीं करोगे तो इस पर आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी, वो पेनल्टी वगैरह नहीं लगाई जाती, ये सारे काम किए जाते हैं। उधार
करताओं की आय, ट्रैक रिकॉर्ड विश्वसनीय और सक्षमता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक वो तो है ही कि इसकी क्रेडिट स्कोर कितना है, ये वापस पे करता है नहीं कर पाता है, उस अकॉर्डिंग मतलब विश्वास वगैरह कैसा है, ये पर्सन कैसा है, वो सब देख के तो बैंक के लोन देती है, तो सही है। एसटी ऋण और निवेश ऋण की इकाई लागत के लिए वित्त पैमाने पर समाप्त करना और उपलब्ध विशेषज्ञों को इन आवश्यकताओं को तय करने बैंक की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये लिखा हुआ फ्लेक्सिबिलिटी। बैंक इन फिक्सिंग दिस रिक्वायरमेंट विद द अवेलेबल ऑफ एक्सपर्टीज विद होना चाहिए। ठीक है, और रिकवरी ऑफ लोन, अब जैसे मैंने बोला था ना, रिकवरी ऑफ लोन रिकवरी भी अच्छे से होना चाहिए, किसानों को परेशान नहीं करना चाहिए, लोग ऐसे रिकवरी वाले होने चाहिए कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि लोन रिकवरी करने तो गए, लेकिन वो क्या होता है अपने चाय पानी नाश्ते के पैसे लेके लोन रिकवर करते नहीं है और बोलते हैं कि ऐसा हो गया वो हो गया, लोन पे नहीं हो पाएगा। मतलब एक लोन भी अच्छा पे होना चाहिए, इसीलिए तो सरकार मतलब सरकार बैंक होती है, दोनों को इंसेंटिव देती है। फार्मर को तब इंसेंटिव देती है, इंटरेस्ट तब करती है जब वो टाइमली रीपे कर लेता है। अब जो उनके जो कर्मचारी होती है उनको तब इंसेंटिव देती है जब वो जो लोन पे नहीं कर पाती, अगर वो उनसे वो कैसे भी करके लोन रिकवर कर लेते, तो सरकार दोनों को इंसेंटिव देती है, फार्मर को भी देती है और कर्मचारियों को भी देती है। ठीक है, वो एक तरीका अलग अलग होता है। इसलिए जो रिकवरी वाले ना वो मॉडल वगैरह बहुत से विकल्प बेहतर ब्याज दरों की पेशकश करना चाहिए, त्वरित मरम्मत के लिए कठोर प्रोत्साहन होना चाहिए। मतलब कठोर मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि थोड़े रूल थोड़े से कठोर होने चाहिए, बिल्कुल कठोर नहीं होंगे तो क्या है फार्मर लोन पे वापस करेंगे नहीं, तो इस अकॉर्डिंग थोड़े रूल कठोर वगैरह होने चाहिए। इतना ज़्यादा डीपली में आपको जाना नहीं है, लोन रिकवरी के बारे में आपको पढ़ लेना। आंतरिक कंट्रोल होना चाहिए। आंतरिक कंट्रोल कैसे होना चाहिए कि रूल एंड रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए कि थोड़ा बहुत लोगों में डर रहे कि अपन को लोन पे करना है, बैंकों द्वारा संकलित किए जाने वाले, मतलब कि रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं होना चाहिए कि अगर लोन पे नहीं कर पाता है तो नियंत्रण वगैरह होने चाहिए। और कर्मचारियों की अनिवार्य ग्रामीण तैनाती को समाप्त किया जाना, मतलब एक कठोर नियम भी नहीं होना चाहिए, सिंपल नियम भी नहीं होना चाहिए, जनरली नियम होना चाहिए। तो ये आंतरिक कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये आप रीड कर लेना कि नए ग्राहकों की संख्या, ऋण की मात्रा, ऋण वसूली के आधार वगैरह मापना, विदेशी अनुभव, देश की प्रतिष्ठित संस्था और पदोन्नति का महत्व। मतलब जो लोन पे अच्छा करता है उसको ऐसा नहीं है कि आपको फॉरेन ट्रिप भी दी जाएगी, आपका प्रमोशन भी कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे ये काम इसमें होते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक कमेटी अपनी फिनिश हो गई होगी। ये और है मतलब प्रायोरिटी लैंडिंग टारगेट होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होनी चाहिए, प्राथमिक ऋण के उद्देश्य वगैरह, ये एक बार आप रीड कर लेना। ये इतनी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं। और भारतीय सहकारी बैंकिंग क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में क्या होता है, बैंक अपने काम करने की स्वतंत्रता दी जाए, बैंकों को गैर कृषि क्षेत्र के लिए विशिष्ट उत्पादन डिजाइन करने होंगे, काश्तकारों को बैंकिंग के लिए अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, काश्तकार होते हैं ना उनको अंतर्गत लाएगा। तो अब ये सरकारी कमेटी क्या होती हैं, ये एक नई, ठीक है, इसको सरकारी कमीशन या फिर सरकारी कमेटी के नाम से भी कहा जाता है। राज्य स्वायत्ता के लिए आंदोलन के कारण केंद्र सरकार और मतलब ये सरकारी कमेटी का मेन क्या था, मतलब ये होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को मेजर करती है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है केंद्र और राज्य संबंधों के बदलाव के बीच में कौन सी कमेटी काम करती है और ये संबंधों के बीच में कौन सी कमेटी जांच करती है। आपको सरकारी कमीशन या सरकारी कमेटी एक दो राज्य और केंद्र के बीच में संबंधों के काम करती है। और इसका गठन वगैरह ये देख लेना, भारतीय संविधान की अखंडता निश्चित करना, मतलब ये थोड़ा एक बार रीड कर लेना आपको, जैसे स्वतंत्रता के सभी खतरों के मजबूत करने निपटान के बारे में चाहिए। जैसे अपन ने वो पढ़ा था ना फाइनेंस कमीशन, तो उनका क्या होता है कि सेंट्रल स्टेट को अपन को कैसे फंड प्रोवाइड करवाना, पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसी प्रकार सरकार या कमीशन या आयोग कमेटी का रिपोर्ट ये होता है कि वो सेंट्रल स्टेट या फिर केंद्र और सरकार के बीच में रिलेशन को मेजर करती है या फिर उनके रिलेशन को बना के रखती है। ये इस कमेटी की रिपोर्ट है। अब ये आप जैसे 1998 में आप थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि कमीशन मिलाने को भी आ जाता है। इसलिए संविधान निर्माता प्रमुख भूमिका सौंपी के साथ ही उन्होंने सरकारी संघवाद वगैरह स्थापना की प्रावधान की। पिछले 5 दशकों के दौरान भारतीय संघ के कामकाज के स्पष्ट रूप से पता चला कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण, मतलब ये
नहीं रहे। मतलब ये केंद्र और स्टेट के बीच हमेशा कभी ना कभी छोटी मोटी बात को लेकर डिस्प्यूट होता रहता है, तू ता मैं होता रहता है कि हमारे को कम उसको ज़्यादा कैसे। जैसे अभी कभी किस स्टेट को ज़्यादा बजट दे दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है। कभी इलेक्शन आने वाला है तो बजट से पहले उस राज्य को क्या होता है, बहुत ज़्यादा कुछ फंड दे दिया जाता है। तो ये कभी सब फिर वो डिबेट चलता है नहीं, बजट सही था गलत था। एक पार्टी जो पेश करती है वो तो बोलती सही है, अपोजिट बोलती पार्टी बोलती नहीं, ओनली फॉर इलेक्शन की वजह से उसको फंड दिया गया है। तो ये कभी तू ता मैं धड़ाका होता रहता है। तो उन्होंने बोला था कि एक ऐसी कमेटी आयोग लाओ जिसमें मतलब थोड़ा उनके बीच में समझौता वगैरह करके काम चलता रहे। अपन को कैसे ही करके मतलब याद करना है कि कौन सी कमेटी क्या है। अपन को बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेना देना है, बाकी किसी के लड़ाई झगड़े में अपन को नहीं पड़ना है। अब ये लास्ट कमेटी है भंडारी समिति, ठीक है। ये कमेटी कब आई थी, 1994 में आई थी। ये किससे जुड़ी, आरआरबी रूरल ग्रामीण बैंकों से जुड़ी हुई थी, ठीक है। ये न समिति अन्य बातों के साथ अध्यक्षता सीबीआई वगैरह के बारे में आप देख लेना। और आरआरबी प्रोफेशनलाइजेशन भूमिका जिम्मेदारी चित्रण कर्मचारी के मामले, एलआरआर गैर एसएलआर निवेशकों का एसएलआर क्या होता है, और रिपोर्ट सुधारपन प्रबंधन सुधार के बारे में ये पूरा का पूरा इन्होंने किया था। स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो इनके बारे में वगैरह ये पूरा काम किया था। तो क्लास फिनिश करें यहाँ पे, अपना 3 यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये कमेटी पे मैं क्लास लेके आया, अच्छी लगी कैसी लगी। अगर मुझे लगा अगर ये मैं नहीं लेके आता ना तो आप थोड़े पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते। अब देखो हालांकि मैं भी रीड करा, मैं भी पढ़ता पढ़ता बोर हो जाता हूँ, क्या सेम के सेम डिटो पढ़ रहा हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है यहाँ वर्ड से ये वर्ड छूट जाता है। तो मतलब आप थोड़ा समझ जाना कि किस अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ। अब इसमें समझाने लायक कुछ था। अब मैं लाइन टू लाइन पढ़ूंगा तो लगभग देखते 36 स्लाइड है आज तो लाइन टू लाइन पढ़ता तो 10 से 15 स्लाइड हो पाती। तो क्लास कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके बताए। हिमांशी कैसे हो, आप में सब प्रिंट वगैरह चले गए क्या, माइक्रो स्टार्ट करो स्टैटिक्स स्टार्ट करो, एक बार थोड़ा आप बता दे तो अच्छा लगता। मेरा मन तो माइक्रो करने का, क्योंकि माइक्रो मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, स्टैटिक्स पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। एक बार कमेंट करके बताएं। फिर क्लास यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल, देखते हैं कल क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।